अच्छा, तो जैसा मैंने कहा रेडियस रेशियो रूल, इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझेंगे। हम पहले ये कर चुके हैं कि रेडियस रेशियो होता क्या है ना। हम ये पढ़ चुके हैं कि रेडियस रेशियो जो है इट इज समथिंग लाइक आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव, है ना। और हमने वाइड्स के लिए जो है रेडियस रेशियोज निकाल लिए। हमने कहा था ट्राइगोनल वाइड में 0.155, हमने कहा था टेट्राहेड्रल में 0.225, ऑक्टाहेड्रल में 0.414, ठीक है, एंड क्यूबिक में जो है 0.732। ये वैल्यूज जो है हमारी कॉपीज में लिखी हुई, ठीक है ना। लेकिन फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं जब हमें पता है कि भाई वाइड इसी रेशियो में होंगे। सो व्हाई नाउ अबाउट रेडियस रेशियो। पहले आप एक सिचुएशन को जो है ध्यान से समझिएगा, तब आपको बात का जवाब मिलेगा, ठीक है। आप देखें यहां पर कि हमारे पास मान लीजिए एक परफेक्ट ट्राइगोनल वाइड। तो एक परफेक्ट ट्राइगोनल वाइड किस तरीके से होगा, देखें आप। एक परफेक्ट ट्राइगोनल वाइड कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा एक परफेक्ट ट्राइगोनल वाइड, ठीक है। और उस परफेक्ट ट्राइगोनल वाइड में जो कैटायन आइडियली फिट होगा वो ये, ठीक है। तो इस स्थिति में क्योंकि ये एनायन है ये कैटायन है, तो इस स्थिति में जो है R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव जो है बिल्कुल शार्पली 0.155 है। सही बोला जी? yes, है ना। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसीलिए हमने पहले किया था कि बाद में कॉन्सेप्ट को समझना जो है आसान हो जाए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए। सो अब कॉन्सेप्ट है क्या भाई, ये तो आइडियल वाइड है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में जो कैटायन और एनायन है उनका रेडियस रेशियो या तो 0.155 होता है, या तो 225 होता है, या तो 414, या तो 0.732। भाई हजारों के हिसाब से कैटायंस होते हैं, हजारों के हिसाब से एनायंस होते हैं, तो रेडियस रेशियो ऐसे तो नहीं है ये 4 ही होंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं, लॉजिक समझ रहे हैं। तो इसलिए ये आइडियल वाइड है। लेकिन अगर मान लो जैसे हमने कहा 0.155, ठीक है। अगर मान लो किसी का रेडियस रेशियो 0, मान लो कैटायन हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया तो रेडियस रेशियो हो गया 0.156, तो क्या हो गया, या 160 हो गया, आप समझते जाइए, या 170 हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, मान लो 0.155 की जगह मैंने कहा कि 0.180 हो गया, 170 या 180, चलो 180 ले लेते हैं, 180 हो गया। 180 पहली बात रेडियस रेशियो बढ़ रहा है। ये दो ही स्थिति में हो सकता है, या तो कैटायन का साइज इस साइज से बड़ा हो जाए, या तो एनायन का साइज इस साइज से छोटा हो जाए। सही बोला? है ना। और उस स्थिति में होगा क्या, उस कंडीशन में जी, दोनों कंडीशंस में एक बात होगी कि अब जो है जो हमारे एनायंस हैं वो एक दूसरे को टच नहीं कर पाएंगे। मतलब दोनों स्थितियों में ऐसा होगा कि भाई चाहे कैटायन बड़ा हो जाए चाहे एनायन छोटा हो जाए, एनी हाउ, मतलब ये परिस्थिति बननी है। सही कह रहा हूं कि नहीं? yes, है ना। yes. मतलब नाउ कैटायन विल बी टचिंग एनायन बट एनायंस विल नॉट बी टचिंग ईच अदर, ठीक है। सो इस कंडीशन में हुआ क्या है कि मतलब R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव जो है दैट इज ग्रेटर देन 0.155। ओके, जैसे मैंने कहा 180, डन। लेकिन मान लो कैटायन बढ़ता गया, पहले 0.7 था, 0.17 था, फिर 0.18, 0.19, 0.2, फिर 0.21, ठीक है, फिर 0.220, 0.221, ठीक है, फिर 0.222,
ठीक है, देन 0.223, 0.224, ठीक है, बढ़ता गया, अभी तक ट्राइगोनल वाइड में ही। लेकिन जैसे ही हमारे कैटायन का साइज जो है रेडियस रेशियो 0.225 पे पहुंचा, तो अब कैटायन इज नॉट रेडी टू गेट एडजस्टेड इन ट्राइगोनल वाइड। इमीडिएटली वो अरेंजमेंट अपनी चेंज कर देगा और दैट विल गो इन टेट्राहेड्रल वाइड। मतलब जो कैटायन है वो टेट्राहेड्रल वाइड जो है ऑप्ट कर लेगा। मेरी बात, मैं फिर से बात को एक्सप्लेन कर रहा हूं, हो सकता है कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आई हो। देखो, मैंने कहा भाई ये हम एक कैटायन की बात नहीं कर रहे हैं, हम कैटायन बदलते जा रहे हैं। आप सिर्फ ये सोचो कि कैटायन हम बड़ा करते जा रहे हैं। कभी हमने लिथियम पॉजिटिव डाला, फिर सोडियम पॉजिटिव डाला, पोटाशियम पॉजिटिव डाला, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ऐसे बड़ा करते जा रहे हैं। ठीक है, बड़ा करते जा रहे हैं क्योंकि उस कैटायन के पास ऑप्शन ही नहीं है अभी, क्योंकि ये जो रेंज है ना, आप समझिए, आप एक बात ध्यान रखिए कि जैसे मैंने इस रेंज को समझाया, अभी मैं दूसरी बात पे भी आ जाता हूं ताकि आपको बात फिर पूरी क्लियर समझ में आने लग जाए कि भाई अगर रेडियस रेशियो बढ़ सकता है तो रेडियस रेशियो छोटा भी हो सकता है ना। हमने अभी यहां तक नहीं पहुंचे, मतलब यहीं तक की बात की। मैंने कहा बढ़ सकता है, घट भी सकता है। और घट कैसे सकता है? या तो एनायन बड़ा हो जाए या तो कैटायन छोटा हो जाए। सही बात है। और ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में यह होगा कि भाई जो एनायंस हैं, एक बात तो ये है, आप एक स्थिति ये इमेजिन कर सकते हैं कि एनायंस जो लगे हुए हैं उनके बीच में जो अपना कैटायन है वो हवा में लटका हुआ, वो किसी को भी नहीं टच कर रहा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? yes, क्योंकि जब रेडियस रेशियो जो है लेस देन 0. ठीक है, लेस देन 0.155 होगा तो ऐसा होगा। ठीक है, कैटायन को एनायन को टच करने के लिए अब करना क्या होगा कि भाई इन एनायंस को आपस में ओवरलैप होना पड़ेगा कि जो कि छोटे से कैटायन को टच कर सके। नहीं, अगर मान लो टच करना है इनको तो इन एनायंस को जो है ओवरलैप होना पड़ेगा। सर उधर भी ऐसे ही है, लेस देन ही आ रहे हैं, ये ग्रेटर देन है, लेस देन। ठीक है, वो लिख दिया। सुन लो, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि ये दोनों ही कंडीशंस नॉट अलाउड। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब ऐसा अलाउड ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है कि रेडियस रेशियो ट्राइगोनल वाइड में भी और उससे छोटे भी हो जाए। इसका मतलब जो हमने कैलकुलेशन की है वो उसका मिनिमम रेडियस रेशियो भी है। आइडियल इज द मिनिमम रेडियस रेशियो। आर यू गेटिंग द लॉजिक? यस सर। हमने कहा कैटायन एनायन को टच कर रहा है, एनायन एक दूसरे को टच कर रहे हैं, वो आइडियल सिचुएशन है, वही परफेक्ट है, वही मिनिमम है। उससे बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, घट नहीं सकता। सो अब बात समझे, हम कैटायन चेंज करते जा रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम। लेकिन अगर मैं लिथियम की जगह सोडियम, मान लो लिथियम आइडियल बना रहा है और सोडियम यहां पे कर दिया तो थोड़े से दूर हो गए। लेकिन सोडियम के पास ऑप्शन भी नहीं है ना, क्योंकि देखो या तो ट्राइगोनल वाइड होता है या तो टेट्राहेड्रल वाइड होता है, उसके बीच का कोई वाइड नहीं होता। तो अपने सोडियम के पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि मैंने कहा टेट्राहेड्रल तो 0.225 से कम पे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि मैंने ये सिचुएशन में कह दिया कि परफेक्ट से नीचे का वाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब टेट्राहेड्रल वाइड भी जो है वो तभी बनाएगा जब उसका रेडियस रेशियो जो है वो इक्वल टू 0.225। मेरा लॉजिक पकड़ में आया आपके? यस सर। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है ना? ठीक है, तो अपने ट्राइगोनल वाइड की रेंज होगी 0.155 के बराबर या उससे ज्यादा, बट लेस देन 0.225। सही बात? यस सर। ठीक है, इक्वल टू नहीं, यहां इक्वल टू नहीं होगा। ठीक है, अब देखें आप, अब मैं आपको टेबल की, ये सब वाइड्स के केस में है। अब टेट्राहेड्रल से अगर ऑक्टाहेड्रल भी जाना होगा, क्योंकि जैसे ही अब
अब ये मान लो, क्योंकि टेट्राहेड्रल को आप ऐसे नहीं शो कर सकते ना 2D में, तो इसलिए ऐसे शो करना। मान लो ये चारों टच कर रहे हैं इसको, लेकिन जैसे ही 0.226 होगा ये टचिंग बंद हो जाएगी, एनायन टच करना बंद कर देंगे, फिर 0.3 पे टचिंग बंद, ऐसे। तो फिर जो है इनमें भी नॉन आइडियल टेट्राहेड्रल वाइड बनेगा, लेकिन कब तक? जब तक 0.414 रेडियस रेशियो नहीं जाता, उस टाइम पे फिर से वो ऑक्टाहेड्रल परफेक्ट में आ जाएगा। समझ आएगा आगे बढ़ो। तो इसलिए अब हम तो रेडियस रेशियो जो रूल है वो एक टेबल की फॉर्म में ही है, ठीक है, रूल नाम की कोई चीज नहीं है इसमें, ठीक है। सो मतलब ये हो गया कि R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव की रेंज कितनी है, ठीक है, और टाइप ऑफ वाइड कितना है, किस टाइप का है, और साथ में लास्ट थिंग कि उसमें बैठे हुए कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। मैं समझाता जाता हूं। पहली बात तो ये, हमने सबसे छोटे साइज वाला कैटायन कहा ट्राइगोनल वाइड, और जिसका रेडियस रेशियो 0.155। तो मान लो, चलो भाई हमने कहा ट्राइगोनल वाइड का मिनिमम वैल्यू ये है, लेकिन एक बात है, दुनिया में ऐसे कैटायन भी तो होते होंगे जिनमें रेडियस रेशियो कैटायन और एनायन का 0.155 से भी कम होता हो। भाई मान लो किसी का रेडियस रेशियो कैटायन एनायन का 0.1 है, तो वो तो हमारी रेंज में ही नहीं आता, क्योंकि हमने वैसा वाला किया ही नहीं, हमने 0.155 से छोटा तो किया ही। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? भाई किसी केस में 0.1 है, बहुत छोटा कैटायन है, तो वो क्या करे? तो अगर बहुत ही छोटा कैटायन है तो उसके लिए सीधी सीधी अरेंजमेंट पता क्या होती है? देखो, मतलब ये होती है कि जैसे एनायन जैसे एक लाइन में आ जाएं, तो फिर इसमें दुनिया का छोटे से छोटा एनायन भी फिट हो जाएगा। नहीं, आप देखो भाई, मान लो आपके पास बॉल है, बिलियर्ड बॉल्स है, उनके बीच में चाहे आप कंचा फिट करो इस ऐसे लाइन में रख के बीच में, चाहे वो अपनी साइकिल की बॉल फिट करो, ठीक है ना, चाहे बीच में तरबूज रख दो, मतलब लीनियरली तो आप कितना बड़ा छोटा कर ही सकते हैं ना। आपको लॉजिक समझ में आ गया है ना? तो इसलिए अगर हमारा रेडियस रेशियो जो है, अगर हमारा रेडियस रेशियो इज लेस देन 0.155, तो ऐसे में टाइप ऑफ वाइड होगा लीनियर, और कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2, क्योंकि जो कैटायन है वो 2 एनायंस को ही टच करेगा। समझ आ रही बात? 3 को नहीं टच कर सकते। समझ आ रही बात? ओके। अब दूसरी बात, अगर रेडियस रेशियो जो है इक्वल टू और ग्रेटर देन 0.155 है, बट लेस देन 0.225 है। देखो यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे सीधे लेस देन, यहाँ पे इक्वल टू है। ये मैं समझा चुका हूं यहाँ पे। तो अब जो वाइड होगा, अब वो ट्राइगोनल वाइड होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3। और अगर 0.225 है इक्वल टू ग्रेटर देन बट लेस देन कितना 0.414, तो कौन सा होगा? टेट्राहेड्रल। और अगर 0.414 और किसके बीच में बोलो? बिल्कुल 0.732 के बीच में होगा, तो इट विल बी ऑक्टाहेड्रल वाइड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और अगर 0.732 और लेस देन 1 होगा तो क्या? क्यूबिक। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। सभी कर दिया हमने? ये सारे वाइड हम कर चुके हैं। सही है? तो इसलिए दिस इज द रेंज। ठीक है, पहले आप नोट कर।
चलो, इतनी बात आपको समझ आ गई, अच्छे से समझ में आ गई। yes. अब मेरी बात सुनो, अभी भी इसमें थोड़ा सा रोल है कि यार रेडियस रेशियो क्या एक से ज्यादा नहीं हो सकता? भाई हो सकता है अपना कैटायन एनायन से दुगना हो, नहीं? ये जैसे सीजियम पॉजिटिव और एफ नेगेटिव है तो एक बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, फ्लोराइड छोटा है, ठीक है। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या करें? मेरा लॉजिक समझ रहे हैं? मान लो अगर रेडियस रेशियो ग्रेटर देन 1 हो गया, ठीक है, मान लो 3 गुना हो गया कैटायन, रेडियस रेशियो 3, अब क्या होगा? तो अब तो मतलब कोई वाइड वाइड का चक्कर ही नहीं है, 3 वाला तो हमने पढ़ा ही नहीं। लेकिन हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा? हम क्या करेंगे, उस स्थिति में कैटायन बड़ा हो गया और एनायन छोटा हो गया, तो ऐसे में एनायन जाएगा वाइड में और कैटायन बनाएगा बेसिक स्केलेटन। तो मतलब जो आप R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव कर रहे हैं उसको R नेगेटिव अपॉन R पॉजिटिव कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पे रख देता हूं यहां पे कि अगर R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव जो है दैट इज इक्वल टू 3, so just make it R negative upon R positive is equal to 1 by 3, that is 0.333, है ना? ये हो गया। so ऐसे में क्या होगा 0.333, ये, ठीक है ना? so that means anion will go in tetrahedral void, सही बोला जी? ये मतलब है। अब दुनिया में कोई भी रेडियस रेशियो, अब हमने सारे पढ़े, ठीक है। सो आई होप आपको जो है सारी रेंज क्लियरली, क्रिस्टल क्लियरली समझ में आया। सर अगर 1 के इक्वल होगा तो भी यही आएगी रेडियस? 1 के, देखो 1 के इक्वल अगर होगा तो भी क्यूबिक ही जाएगा। पहली बात देखो, अगर 1 है, अगर 1 है मतलब कैटायन और एनायन बराबर साइज के, तो 1 में फिर वाइड का फंडा ही नहीं रहा, क्योंकि वाइड तो तब बनता है ना जब एक बड़ा एक छोटा हो। अगर 1 ही हो गया तो फिर कोई कहीं भी जा सकता है, मतलब वो रहेगा बीसीसी टाइप, उसको बोलेंगे हम बीसीसी, फिर क्यूबिक वर्ड नहीं, बीसीसी। देखो आप समझिएगा मेरी बात को, एक हमने की थी बीसीसी अरेंजमेंट और ये पढ़ रहे हैं क्यूबिक वाइड, जबकि आप देखें बीसीसी और क्यूबिक काफी सिमिलर है। क्यों? बीसीसी में क्या था, 8 कॉर्नर पे थे, एक बॉडी के सेंटर में है। क्यूबिक वाइड में क्या है, 8 कॉर्नर में है, वाइड बॉडी के सेंटर में है। तो बीसीसी अरेंजमेंट और क्यूबिक वाइड का डिफरेंस यही है कि क्यूबिक वाइड में जो वाइड में जाने वाला है वो जरा सा छोटा होता है, भाई चाहे वो 0.999 ही हो, है ना। लेकिन अगर दोनों बराबर हो गए तो कोई भी कॉर्नर में हो सकता है, कोई भी बॉडी सेंटर में हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इलामत डन। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क है कुछ कंपाउंड की स्ट्रक्चर को समझना, ठीक है। आयनिक कंपाउंड हम लोअर क्लासेस से पढ़ते आए हैं। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, उसकी नेटवर्क अरेंजमेंट होती है। आज हमने NaCl के बारे में सब कुछ पढ़ लेना, सब कुछ मतलब सब कुछ, ठीक है। तो जो हम पढ़ रहे थे इतनी क्लासेस से, वो सिर्फ आज की क्लास के लिए पढ़ रहे हैं। आज सब कुछ क्लियर कर लेना है NaCl के बारे में। और आप देखिएगा हम कहां तक जाते हैं NaCl की स्ट्रक्चर, ठीक है। ध्यान देते रहिएगा बस, मतलब जो आज पढ़ा रहा हूं उससे ज्यादा भी नहीं आप पढ़ो। हो सकता है अपनी लाइफ में ना पढ़ो अगर आप स्पेशली NaCl की स्ट्रक्चर ना पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात। सो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ठीक है। सो आयनिक कंपाउंड्स की क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं रॉक सॉल्ट NaCl टाइप, ठीक है। अब ये सोडियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, देखो। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि सोडियम क्लोराइड में जो रेडियस रेशियो होता है जी, रेडियस रेशियो सोडियम क्लोराइड में 0.51 होता है। मतलब रेडियस ऑफ सोडियम पॉजिटिव अपॉन रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव इज इक्वल टू 0.51। मतलब परफेक्ट नहीं है, लेकिन इस केस में आप मुझे बता सकते हो कि सोडियम पॉजिटिव को किस वॉइड में जाना चाहिए? इस स्थिति में है ना, हमारे सोडियम पॉजिटिव को जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाना चाहिए। बिल्कुल वही बात है। एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखने हैं, तो सबसे पहले हम बात की स्ट्रक्चर की करते हैं। आप सबसे पहले कल हमने लोकेशन ऑफ वाइट्स वगैरह कर लिया था ना, है ना, बस। अब मैंने कहा कि अब हमने बिल्कुल बेस कर लिया है। अभी केसी पब्लिक के स्कूल लग गए? केसी पब्लिक स्कूल लग गया है कोई यहाँ केसी पब्लिक का? हाँ, अभी नहीं हुआ, क्लासेस नहीं लगी।
मैं आपको तरीका बताऊंगा आप किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। अभी बस आपने मेरी बात पे ध्यान देना, ठीक है। हर एक लैटिस पॉइंट मैंने यहाँ पर सुनो। सबसे पहली बात ये है कि इस स्ट्रक्चर में इसका जो पहला पॉइंट है दैट इज Cl नेगेटिव फॉर्म्स FCC लैटिस, ठीक है। NaCl की स्ट्रक्चर में Cl नेगेटिव जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस बनाता है, मतलब Cl नेगेटिव जो है ये एक यूनिट सेल है जो कि 8 हिस्सों में डिवाइडेड है। तो हर एक फेस सेंटर और कॉर्नर पर Cl नेगेटिव है, ठीक है। Cl नेगेटिव जो है ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, दिख रहा है आपको क्लियरली, इट इज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। उसके बाद सोडियम पॉजिटिव ऑक्युपाइज ऑल द ऑक्टाइडलवाइड, और कल के लेक्चर में ये बात क्लियर हो चुकी है कि ऑक्टाइडलवाइड कहां होते हैं, एज सेंटर पे होते हैं, और कहां होते हैं, देखो डायग्राम। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ऑक्टाइडलवाइड है, एक बॉडी के सेंटर में और बाकी जो है एज सेंटर में, ठीक है ना। तो ऐसे में देखो, मतलब Na पॉजिटिव इधर है और साथ में जो 12 की 12 एजेस हैं उन सभी के सेंटर में भी Na पॉजिटिव मौजूद है। ठीक है, सुन ले। अब ये NaCl की स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के नाम पे हम ये लिख सकते हैं कि Na पॉजिटिव ऑक्युपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। चलो, ये हो गया पहला पॉइंट। अब इसके बाद द सेकंड पॉइंट, जो सेकंड पॉइंट है दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे क्या हो गया कि नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयंस टचिंग एन आयन इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अपोजिटली चार्ज्ड आयंस कितने टच कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में आप देखें Na पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल में सीधे सीधे 6 होगा। Na पॉजिटिव तो ऑक्टाहेड्रल में, तो इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन बेटा तेरा मास का है, अच्छा। उसके बाद Cl नेगेटिव देखिए, आप Cl नेगेटिव को ध्यान दीजिएगा। एक बात देख लीजिए, मतलब जो मैं बताऊं 0.51 रेडियस रेशियो की वजह से यहाँ पे एनायन एनायन एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, क्योंकि परफेक्ट रेडियस रेशियो में ही एनायन एनायन टच करते हैं। जैसे ही थोड़ा सा बड़ा कैटायन होता है तो एनायन एनायन एक दूसरे को टच करना बंद कर देते हैं। इसका मतलब Cl नेगेटिव इज नॉट टचिंग नाउ Cl नेगेटिव, चाहे दूरी थोड़ी सी भी हो, लेकिन दे आर नॉट टचिंग। लेकिन सुनो, अब मैं एक बार आपको बता रहा हूं कि Cl नेगेटिव जो है, Cl नेगेटिव भी 6 सोडियम को टच करता है। जैसे एक सोडियम 6 क्लोराइड को टच करता है ऑक्टाहेड्रल में होने के कारण, एक Cl नेगेटिव भी 6 सोडियम को टच करता है। देखो, मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं यहां पर, यहां भी Na पॉजिटिव होगा, ये मैं बता रहा हूं। देखो, इस फेस सेंटर वाले को देखो, इस कमरे में, मतलब यही इसी दीवार पे Cl नेगेटिव है, तो वो इस सोडियम को टच कर रहा है, जो बॉडी सेंटर है, बॉडी सेंटर पे होता है, इस सोडियम को टच कर रहा है। अच्छा चलो इसी लाइन पे चलते हैं, इस बॉडी सेंटर को टच कर रहा है तो उस कमरे के बॉडी सेंटर को भी टच करेगा। 2 हो गए, 3 एज सेंटर, 4 एज सेंटर
5 एज सेंटर, 6 एज सेंटर, मतलब 4 एज सेंटर्स को और 2 बॉडी सेंटर्स को जो है हमारा क्लोराइड टच कर रहा है। तो ऐसे में जो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया वो 6 हो। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का मैं ट्रिक आपको बता दूं, ठीक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि अगर किसी मॉलिक्यूल का फार्मूला AXBY है तो उसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर का जो रेशियो होता है वो Y/X होता है, क्योंकि यहां पे NaCl में वो है ही Na1:Cl1, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम होगा। अब मेरा लॉजिक समझिए, आगे आगे इस बात को प्रूव करूंगा। मैंने कहा कि अगर उनका इंपीरिकल फार्मूला ही 1:1 है तो ऐसे में उनका 6:6 ही होना है। और एक का तो सीधे पता चल जाता है, वाइड से ही पता चल जाता है ना, टेट्राहेड्रल में होगा तो 4 होगा, ट्रायंगल में होगा तो 3 होगा, ठीक है। तो दूसरे का आप उससे निकाल सकते हैं, बिना ये सारा झंझट क्रिस्टल स्ट्रक्चर इमेजिन किए भी आप जो है निकाल सकते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट थिंग, अगली बात जो है यहां पर स्ट्रक्चर हो गई, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, ठीक है। और क्या करें? डेंसिटी देखो, ठीक है। हाँ देखो डेंसिटी, अच्छा पहले डेंसिटी से पहले मैं एक बात कर लेता हूं। देखो दैट इज फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल। ध्यान दें, यूनिट सेल का फार्मूला आप जानते हैं, क्लोराइड इज फॉर्मिंग FCC अरेंजमेंट, तो इसका मतलब पर यूनिट सेल जो है क्लोराइड 4 होंगे। सही बात है, Cl नेगेटिव पर यूनिट सेल 4 होंगे भाई। FCC में इफेक्टिव नंबर ऑफ पेयर 4 होते हैं, है ना। और हमने लास्ट लेक्चर में कहा नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ स्फीयर्स फॉर्मिंग देम। ये लास्ट लेक्चर का कंक्लूजन था। तो इसका मतलब Na पॉजिटिव भी 4 ही होंगे। आप कैलकुलेट कर सकते हो Na पॉजिटिव। एज वाले जो है 12 एजेस होती हैं, 1/4 कंट्रीब्यूशन होती है, 3 हो गया, एक बॉडी सेंटर 4 हो गया, ठीक है। तो इसलिए जो फार्मूला ऑफ यूनिट सेल होगा वो होगा Na4Cl4, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 टाइम्स NaCl, नहीं, ठीक है। सो इसका मतलब 4 NaCl यूनिट्स जो हैं मौजूद हैं पर यूनिट सेल, ठीक है। सो अगर आप इसकी डेंसिटी निकालना चाहते हैं तो इसकी डेंसिटी निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा इज इक्वल टू 4 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl एवोगाड्रोस नंबर इंटू A। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट थिंग, मतलब नेक्स्ट इज के कुछ एग्जांपल्स जो कि इस स्ट्रक्चर को पोजेस करते हैं, और एग्जांपल्स जो कि इस स्ट्रक्चर को पोजेस करते हैं उसको देख लेते हैं। दैट इज इस स्ट्रक्चर को पोजेस करने वाले और एग्जांपल्स हैं। हैलाइड्स ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटाशियम एंड रुबीडियम, सीजियम नहीं, लेकिन फिर आ गया AgCl, AgBr एंड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल, ठीक है। लास्ट जो हम यहां पर पढ़ेंगे दैट इज, इसको लिखता हूं मैं ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट। ये ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट क्या है? मतलब देखो, हमारी क्रिस्टल स्ट्रक्चर परफेक्ट नहीं है, रेडियस रेशियो परफेक्ट नहीं है, लेकिन कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है, मतलब एक बात देखिएगा कि
cations and anions always touches each other. इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि भाई अगर वो टच करते हैं तो इसका मतलब इस स्ट्रक्चर में ये इसको टच कर रहा है और ये इसको टच कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो A है that must be equal to twice of R positive plus R negative. बोलो सही है कि नहीं? ये डायमीटर हो गया ना सोडियम का, ये रेडियस हो गया, तो इसलिए ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट में सोडियम क्लोराइड की दैट इज कि H इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, लोड कर। आप में से कितने लोग त्रिकुटा नगर में पढ़ते थे, आप पलौड़ा में आए हैं? क्या बात है यार, काफी लोग को सहूलियत हो गई। ठीक है, जब आप बोलोगे मैं मिटाऊंगा। आगे बढ़े, इसको मिटा दो। अच्छा, अब हम अगली स्ट्रक्चर पे आ रहे हैं, तब तक आप इसको बनाते रहिए। अगली जो स्ट्रक्चर है दैट इज जिंक सल्फाइड है। लेकिन जिंक सल्फाइड मैं बता दूं, जिंक सल्फाइड एक्चुअल में दो तरह के स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है। एक दैट इज जिंक ब्लेंडेटाइट, और दूसरा है वुडसाइड टाइप।
एक्चुअल में यूनिट सेल्स का फर्क है, यहां पे एफसीसी यूनिट सेल है, जबकि यहां पे एचसीपी यूनिट सेल है। ठीक है, सो ऐसे में और रेडियस रेशियो जो अपने जिंक और सल्फाइड का होता है, रेडियस ऑफ जिंक टू पॉजिटिव अपॉन रेडियस ऑफ सल्फाइड आयन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 0.3 होता है, 0.31। ठीक है, ऐसे में चाहे वो इस स्ट्रक्चर को ऑप्ट करे चाहे इसको करे, मतलब एक बात तो क्लियर है कि Zn2 पॉजिटिव विल गो इन टेट्राहेड्रल वाइज, है ना। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जिंक 2 पॉजिटिव शुड गो इन टेट्राहेड्रल वाइज। ठीक है, सुनते जाएं आप मेरी बात, मैं भी डालूं इसको। तो पहला हमारा मसला ये है कि हमने स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, देखते जाइएगा, इसकी स्ट्रक्चर कुछ अलग हो। सो व्हाट इज देयर इन स्ट्रक्चर? सबसे पहले सल्फाइड आयन, हम किसकी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं जिंक ब्लेंडेड आयन। ठीक है, तो उसकी स्ट्रक्चर सल्फाइड आयंस फॉर्म FCC लैटिस, जबकि Zn2 पॉजिटिव ऑक्यूपाई हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स। अब ये हाफ का क्या मामला है उसको भी देखते हैं, लेकिन अभी स्ट्रक्चर बना रहे। ठीक है, आधे ही क्यों ऑक्यूपाई करता है उसकी बात भी करते हैं, लेकिन पहले मैंने कहा हम जो है स्ट्रक्चर बना देते हैं। देखो और हम टॉपिक के एंड पे पहुंचने वाले हैं, बहुत ज्यादा नहीं रहा टॉपिक। ठीक है, एक दो लेक्चर्स में खत्म होने वाला है टॉपिक, और इससे टफ कुछ भी नहीं है, बस हम पीक क्रॉस कर दी हमने, चीजें आसान। ठीक है, अब इसके बाद हमारा मामला ये रहता है कि हम अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि टॉपिक आने का मतलब ये नहीं है कि आपसे क्वेश्चन हो ही जाएंगे। ठीक है, तो अगला टारगेट हमारा ये होगा कि हम अच्छे से प्रैक्टिस करके क्वेश्चन करना सीख जाए, तो तब हमारा टॉपिक ढंग से एंड हो। अब सुन, तो यहां पर जो हमने कहा, देखो हमने क्या कहा कि सल्फाइड आयन FCC लैटिस बना रहा है, सो दैट मींस सल्फाइड आयन कहां पे है? ये बना दिया। बोलो सही बना दिया? सबको समझ में आ रहा है FCC लैटिस? अब सुनिए, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वाइड कल मैंने कहा था इस कमरे को 8 हिस्सों में डिवाइड करो, हर एक 1/8 हिस्से का सेंटर इज ए टेट्राहेड्रल वाइड। एक कमरे में 8 टेट्राहेड्रल वाइड्स गिनाए थे ना मैंने, तो वैसे इसमें भी 8 टेट्राहेड्रल वाइड्स हैं। तो हम जिंक को जैसे यहाँ फ्रंट वाले 1/8 में लगा दिया, फिर बैक वाले 1/8 में लगा दिया, फिर यहाँ फ्रंट वाले में लगा दिया, यहाँ बैक वाले में लगा दिया। सुन लो, ये दिखेगा नहीं ऐसे क्लियर आपको, लेकिन मैं शेड कर रहा हूं। जिस हिस्से को मैंने शेड किया है उसी के नीचे जो है अपना वाइड,
आप देखो अल्टरनेट है, मतलब इधर है इधर नहीं है, इधर है इधर नहीं है, तो इधर है इधर नहीं है, इधर है इधर नहीं है। सो अल्टरनेट 8 में से 4 जगह पे ही वाइड है, बाकी 4 जगह खाली है, उधर कोई कैटायन नहीं। लेकिन बात यह है कि भाई ऐसा क्यों है, 8 के 8 जगह हो जाता। तो चलिए अब हमें आंसर मिलेगा कि ऐसा क्यों है। आप देखें, फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का फार्मूला क्या है, आप देखें सल्फाइड तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, तो ऐसे में सल्फाइड हो गए 4, लेकिन मामला जिंक गिनो, क्योंकि कल वाले लेक्चर में मैंने कंक्लूड किया था नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल आर डबल द नंबर ऑफ स्पेस फॉर्मिंग द। इसका मतलब 4 अगर सल्फाइड है तो 8 जो है टेट्राहेड्रल, सारे के सारे में जिंक चला जाता तो जिंक हो जाते 8, अभी आधे में गया है, तो Zn2 पॉजिटिव जो है वो 4 है, और इसी वजह से तो इनका फार्मूला मेंटेन्ड है कि भाई जिंक 4 सल्फर भी 4, तो मतलब जो फार्मूला बन गया दैट इज 4 जिंक सल्फाइड, अदरवाइज का बन जाता Zn2s बनता, वो तो चार्ज ही नहीं सेटिस्फाई करता भाई। एक जिंक पे 2 पॉजिटिव होता है, 2 पे 4 पॉजिटिव हो गया, एक सल्फर 4 नेगेटिव, कहां से, इज इट ओके? तो चार्ज को मेंटेन करने के लिए उसने जो है हाफ ही जगह ऑक्युपाई की है। अब नॉर्मल जिंक सल्फाइड है ना, समझ आ रही है मेरी बात? इसलिए जो है ऐसा होगा, सुनते जाइए। अब अगली बात है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या है, ऑब्वियस सी बात Zn2 पॉजिटिव जो है 4 होगा क्योंकि टेट्राहेड्रल में है, और ऐसे सल्फाइड भी 4 ही होगा क्योंकि मैंने कहा 1:1 फार्मूला है, ठीक है। सो हम सिंपल याद रख सकते हैं। अच्छा, यहां पर भी देयर इज ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट, ऑलवेज ट्रू जो रहेगा दैट इज, मैंने कहा कैटायन हमेशा आयन को टच करेगा, और अगर कैटायन हमेशा आयन को टच करेगा तो आप देख लें कि जैसे अब ये ही सल्फर और जिंक, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज √3a/4। मान लो यहां पे जिंक है, इधर सल्फर है, तो ये तो बॉडी डायगोनल का 1/4 ही हुआ ना, यहां फिर सेंटर, फिर उसका कॉर्नर, है ना। सो इस पॉइंट पे टेट्राहेड्रल जो 1/4 पॉइंट पे ही है, सो इसलिए √3a/4 इज इक्वल टू R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए। नेक्स्ट बात, एग्जांपल्स। इसके जो एग्जांपल्स हैं दे आर जिंक सल्फाइड, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस आयोडाइड, AgI। सही बोला, ठीक है, नोट कर लें। डेंसिटी, डेंसिटी कर लेते हैं। चार यूनिट्स है ना, सो 4 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ जिंक सल्फाइड, एवोगैड्रो नंबर इंटू AQ।
हैं? हाँ मॉडल दिखाने का वो बोल रहा है। ठीक है, मतलब समझ आ रहा है वैसे कि नहीं? आ रहा है ना? चलो मैं बनाता हूँ। हाँ चलो हम ये काम भी करें। ठीक है, समझ आ गई? चलो वंशिका, अब मास्क में भी पहचानना सीखना होगा। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है वो, उसमें भी सेम अरेंजमेंट होंगे, मतलब होंगे वही टेट्राहेड्रल में। सिर्फ हेक्सागोनल हमने एक बार पढ़ लिया ना, ए बी टाइप, उसके हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल ऑक्यूपाई करेंगे बस, क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है तो हम बोथ साइड को नहीं पढ़ रहे, जो है वो हम सारे डील कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बाकी बातें सेम रहेंगी, ये सारी स्टेटमेंट सेम रहेंगी। ठीक है, इसमें पर यूनिट सेल जो है Zn6 सल्फर 6 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां पर, अरे मिटाने से पहले याद आ गया मुझे, सुनो अब आप ध्यान दीजिए, एक्चुअल में आप लोअर क्लासेस में एक और स्ट्रक्चर के बारे में बहुत पढ़ते हैं, दैट इज डायमंड स्ट्रक्चर, नहीं? यस सर। ध्यान दें, आपने डायमंड स्ट्रक्चर के बारे में क्या पढ़ा है? आपने ये पढ़ा है कि एक कार्बन जो है 4 कार्बन से जुड़ा होता है, सही बात है, और फिर वो कार्बन आगे 4 से जुड़ा होता है। इतनी बात पढ़ी है, ऐसे ही पढ़ा है ना, नेटवर्क सॉलिड टाइप होता है, हर कार्बन 4 से जुड़ा हुआ, डन। ठीक है, तो अब सुने, अब हम आगे की बात कर रहे हैं। वैसे जो कार्बन कार्बन का डिस्टेंस है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है, सुन लिया मेरी बात, 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। अब लेकिन मैं यहां पे क्यों बात कर रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। एक्चुअल में क्या होता है, डायमंड की स्ट्रक्चर जिंक सल्फाइड की तरह ही होती है। ठीक है, मतलब जिंक सल्फाइड की तरह का मतलब क्या हुआ कि जहां पे सल्फर है वहां पे कार्बन है। ठीक है, हर कहीं पर जहां पे आपको सल्फर दिख रहा है, मैं कुछ ही जगह पे बना रहा हूं, जहां पे सल्फर है वहां पे कार्बन, और जहां पे जिंक है वहां पे भी कार्बन।
तो अब अगर मैं शेडेड एरिया की ही बात करूं, सो इसको रहने दीजिए, पिछले वाले का है, तो मैं इसको बना ही देता हूं, इसको मैं सल्फाइड ही रखता हूं, क्योंकि मैं सिर्फ आगे वाले हिस्से को आपको समझा रहा हूं। तो आप देख सकते हैं यहां पे एक कार्बन जो है वो 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है कि नहीं, आगे वाले क्यूब। वैसे ही हर कोई कार्बन जो है ऐसे, अब ये पीछे वाला हिस्सा आप देखें तो ये इससे 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 और इससे जुड़ा होगा, तो ये भी तो कार्बन ही है। ऐसे हर एक, और ये भी कार्बन है, ठीक है। तो हर एक कार्बन जो है कार्बन के साथ जुड़ा, मतलब एक बात हो गई कि हम लिख सकते हैं कि डायमंड हैज सेम स्ट्रक्चर एज जिंक सल्फाइड। लेकिन इसमें मसला एक और है। मामला है क्या कि डायमंड तो होता है कोवलेंट सॉलिड, कोवलेंट है कार्बन कार्बन, जिंक सल्फाइड है आयनिक। तो जो आयनिक बॉन्ड होता है वो तो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, आपने पढ़ा कि भाई नॉन डायरेक्शनल मतलब जिंक के अराउंड जितने सल्फर लग सकते हैं लग गए, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड तो डायरेक्शनल होता है। कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, एंगल 109 पॉइंट, ठीक है, 5 डिग्रीज का होना है यहां पर, ठीक है, 109.28 या 5 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है, इतने का है। सुनते जाए मेरी बात। तो डिफरेंस इस बात का भी है कि डायमंड के केस में इट इज नॉट ए क्लोज पैकिंग। डायमंड की अरेंजमेंट जरूर जिंक सल्फाइड जैसी है, लेकिन डायमंड में कार्बन कार्बन इतने क्लोजली नहीं जुड़े हुए जितने कि जिंक सल्फाइड में जिंक और सल्फर, मतलब इनमें दूरी है ना। अरेंजमेंट ऐसा है, आप इन लाइनों को डंडे समझ लीजिए कि भाई चलो कार्बन के साथ कार्बन ऐसे दूर दूर से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल पैक्ड नहीं है बॉल्स की तरह, वो जिंक सल्फाइड में पैक्ड है। आयनिक सॉलिड में वाइड में है जिंक, लेकिन यहां तो वाइड में भी कार्बन ही है ना, सराउंडिंग भी कार्बन ही है, तो इसका मतलब कार्बन का क्लोज पैकिंग नहीं होगी, क्योंकि क्लोज पैकिंग में कभी भी सेम साइज का वाइड में नहीं आ सकता, ठीक है। तो इस वजह से जो हमारे डायमंड की जो पैकिंग फ्रैक्शन होती है, चलो यहां पे पहले मैं बता दूं, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। कार्बन कार्बन के बीच का जो डिस्टेंस है, आप देखो ये है, दैट इज इक्वल टू √3a/4। बोलो सही कि नहीं? भाई मैंने कहा इधर कार्बन है और इधर कार्बन है, इनका बॉन्ड डिस्टेंस इज √3a/4, ठीक है। सो दैट मींस कोवलेंट रेडियस ऑफ कार्बन इज इक्वल टू √3a/8, नहीं, क्योंकि उसका आधा कर लो तो कोवलेंट रेडियस आ गया। अगर ये डिस्टेंस 1.54 है, इसका आधा इज कोवलेंट रेडियस ऑफ कार्बन।